दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था पर बोले राहुल गांधी, जो महीने से कह रहा था वो अब आरबीआई ने भी मान लिया। और इसी के साथ सनसनीखेज खुलासे में जानेंगे कि सुशांत केस में रिया पर कसेगा एनसीबी का शिकंजा, ड्रग्स कनेक्शन की होगी पड़ताल। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर में जानेंगे जी मेंस और नीट 2020 एग्जाम से जुड़ी हुई कई अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, तो इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि राहत का दूसरा पैकेज भी जारी कर सकती है सरकार। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने दिए हैं इसके संकेत। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि दिल्ली के साप्ताहिक बाजार को इतना बेहतर करेंगे कि अमेरिकी भी रह जाएंगे हैरान, सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। और साथ ही बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकारी खर्च पर अब युवा करेंगे नौकरी की तैयारी। और इसी के साथ दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज में जानेंगे कि दिल्ली में अचानक बढ़े कोरोना वायरस के मामले, सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर में जानेंगे कि इन शिक्षकों को सरकार का बड़ा तोहफा मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर में जानेंगे कि रेलवे इन 5 बड़े स्टेशनों को बनाएगा हाईटेक, ट्रेन पकड़ने से लेकर शॉपिंग तक होगा अनुभव। और साथ ही जानेंगे कि क्या केंद्र सरकार महामारी के हर मरीज के लिए दे रही है 1.5 लाख रुपए। इस खबर को भी पूरी विस्तार से जानेंगे कि क्या है इस खबर की सच्चाई। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि कांग्रेस के अंदर अभी बुझी नहीं है बदलाव की चिंगारी। चिट्ठी लिखने वाले कई नेताओं ने अपनी बात पर अड़े होने की बात फिर से दोहराई। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर में जानेंगे कि यूपी में बढ़ते अपराध पर बोले अखिलेश, अपराधी नहीं बीजेपी सरकार ही गायब हो गई है। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि भारत को दिया अमेरिका ने बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान, सीरिया और यमन जैसे देशों की श्रेणी में डाला, नागरिकों को दी नहीं जाने की सलाह। और इन सब के बीच जानेंगे मौसम के ताजा हाल को। तो ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना देरी किए बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था पर बोले राहुल गांधी, जो महीनों से कह रहा था वो अब आरबीआई ने भी मान लिया। दोस्तों आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और उन्हें नसीहत दे डाली है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस खतरे के लिए मैं महीनों से आगाह कर रहा था उसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने भी मान लिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये बात एक ट्वीट के जरिए कही है। बुधवार सुबह राहुल ने अपनी ट्वीट के साथ एक अखबार की खबर भी शेयर की। इस खबर में आरबीआई रिपोर्ट के बारे में लिखा गया था। आपको बता दें कि आरबीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा है, गरीब को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने में काफी वक्त लगेगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की है उसमें भी यही लिखा गया है कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट में जो कटौती की है उससे निवेश को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि कंपनियों ने कर्ज घटाने और कैश बैलेंस करने में इसका इस्तेमाल किया है। दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर से सुझाव दिया है। राहुल ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि सरकार को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है। गरीब को पैसा दीजिए, उद्योगपतियों का टैक्स मत माफ कीजिए, खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से चालू कराइए। ये सुझाव देते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। राहुल ने कहा कि मीडिया के जरिए भटकाने से गरीबों की मदद नहीं होगी और न ही आर्थिक आपदा गायब होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बूम कर सकती है? अगर आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे कि अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि जी और नीट 2020 एग्जाम सेंटर्स हुए ज्यादा, कई शिफ्ट में होगी परीक्षाएं। दोस्तों आपको बता दें कि जी मेंस और नीट यूजी की परीक्षा सितंबर में निर्धारित की गई है। भले ही छात्र परीक्षा को स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जो इस परीक्षा का आयोजन करवाता है उसने कहा है कि परीक्षा की तारीख में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। परीक्षा तय तारीख पर होगी। आपको बता दें कि महामारी के कारण छात्र और विपक्षी पार्टी परीक्षा को स्थगित कराने की मांग सरकार से कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जी मेंस के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से 660 तक बढ़ा दी गई है। वहीं नीट के लिए 2546 से 3843 तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जी मेंस कंप्यूटर आधारित परीक्षा है और नीट एक पेन पेपर टेस्ट है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जेईई मेंस के लिए उपस्थित होने वाले 80% छात्र पहले ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर चुके हैं। हम माता पिता और छात्रों के लगातार दबाव में हैं। वे पूछ रहे हैं कि हम जेईई और नीट की अनुमति क्यों नहीं दे रहे। छात्र बहुत ही चिंतित थे। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वे कितने समय तक सिर्फ तैयारी जारी रखेंगे। निशंक ने कहा कि जेईई के लिए पंजीकृत 8.58 लाख छात्रों में से 7.25 लाख उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। हम छात्रों के साथ हैं, उनकी सुरक्षा पहले हो फिर उनकी शिक्षा। तो दोस्तों ऐसे में एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि एक
तरफ पूरा देश महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीट और जेईई की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में बच्चे काफी परेशान हैं। उन्हें एग्जाम में ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है। आपको बता दें कि ट्विटर पर परीक्षाओं को टालने की अपील की जा रही है, जिसमें कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी अब शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा कि देश में महामारी को देखते हुए मेरी भारत सरकार से अपील है कि नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए। हमें सावधानी बरतनी चाहिए और छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि नीट और जेईई मेंस की परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के साप्ताहिक बाजार को इतना बेहतर करेंगे कि अमेरिकी भी रह जाएंगे दंग। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों को बेहतर और व्यवस्थित करके उसे दिल्ली के आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा, ताकि जब कोई अमेरिका से पर्यटक आए और साप्ताहिक बाजारों में जाए तो उसकी तारीफ करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार साप्ताहिक बाजारों को दिल्ली की खूबी और खासियत के तौर पर प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि हांगकांग और दूसरे देशों की तरह दिल्ली सरकार भी साप्ताहिक बाजार और रेडी पटरी वालों को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को साप्ताहिक बाजार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हमारे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि साप्ताहिक बाजार और रेडी पटरी वाले एक समस्या हैं और उनकी वजह से सड़कें खराब होती हैं और गंदगी फैलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों के लिए हमारे पास कई बड़े प्लान हैं। आप दुनिया के किसी भी विकसित देश में चले जाएं, हर देश के अंदर रेडी पटरी वाले मिल जाते हैं। और आपको बता दें कि हांगकांग में सरकार साप्ताहिक बाजार लगाने वालों को प्रोत्साहित करती है और वहां पर रात भर साप्ताहिक बाजार लगते हैं। चांदनी चौक का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चांदनी चौक कितना शानदार बन गया है। इसी तरह दिल्ली के सारे साप्ताहिक बाजार और रेडी पटरी वालों को इतना शानदार तरीके से व्यवस्थित करेंगे ताकि अमेरिका से कोई पर्यटक आए तो वह साप्ताहिक बाजार में जरूर जाए और इसे एक खूबी के तौर पर प्रस्तुत करे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने दिल्ली का चांदनी चौक देखा है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली सनसनीखेज खबर की तरफ। आपको बता दें कि सुशांत केस में रिया पर अब कसेगा एनसीबी का शिकंजा, ड्रग्स कनेक्शन की होगी पड़ताल। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की अब 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम भी ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी। ये ड्रग्स कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के चैट में सामने आया था। इसकी पड़ताल अब एनसीबी करेगी। आपको बता दें कि कुछ देर में एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना अधिकारियों के साथ जांच की रणनीति बनाएंगे। मीटिंग में ये तय होगा कि एनसीबी की कौन सी यूनिट पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे, कुछ लोगों का ड्रग्स डीलर से कॉन्टेक्ट भी था, लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच शुरू करने वाली है। जांच का दायरा काफी बड़ा रहेगा और जिसे लेकर दिल्ली, मुंबई और बड़े और अनुभवी अधिकारियों को इस तफ्तीश में लगाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब सरकारी खर्च पर युवा करेंगे नौकरी की तैयारी। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में युवा सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण लेकर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जो एक साथ 50,000 प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरियों की परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी हरियाणा के युवा बाजी मार सकें, इसके लिए भी डिप्टी सीएम ने विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत रेलवे, बैंक, कर्मचारी चयन आयोग, डिफेंस आदि सभी जगह ग्रुप सी, ग्रुप डी के अलावा ग्रुप ए, ग्रुप बी और गेट जैसी उच्च स्तर की तकनीकी परीक्षा की भी तैयारी करवाने की योजना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सपने को साकार करने के लिए मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में रोजगार विभाग, M3M फाउंडेशन और ग्रेड अप के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि चौटाला ने कहा कि ये MOU प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके तहत पहले चरण में 50,000 मेधावी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए कोचिंग दी जाएगी, जिनमें 70% ग्रामीण और 30% शहरी युवाओं को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सुविधा अभी हरियाणा राज्य के लिए है। हो सकता है कि इसी तर्ज पर पूरे देश में इसको लागू किया जाए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या इसी तर्ज पर पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाना चाहिए कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि रूस ने महामारी वैक्सीन के विनिर्माण में भारत से सहयोग मांगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस द्वारा विकसित की गई महामारी की वैक्सीन को लेकर भारत और रूस के बीच बातचीत चल रही है। ये जानकारी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई है।
इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने भारत से इस महामारी वैक्सीन के विनिर्माण और यहाँ इसके तीसरे चरण के परीक्षण के लिए सहयोग मांगा है। आपको बता दें कि सरकारी सूत्रों ने बताया कि महामारी वैक्सीन से संबंधित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की 22 अगस्त को जो पिछली बैठक हुई थी उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि जहां तक वैक्सीन का सवाल है तो भारत और रूस दोनों ही इसके संपर्क में हैं। कुछ शुरुआती सूचना साझा की गई है जबकि कुछ ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दूसरा राहत पैकेज जारी कर सकती है सरकार। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने दिए हैं संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण हल्का पड़ने और लोगों में इसका डर कम होने पर सरकार दूसरा वित्तीय प्रोत्साहन जारी कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी टीवी सोमनाथन ने इस बारे में संकेत दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बैंक खातों में जितनी भी राशि भेजी, देखने में आया कि उसमें से करीबन 40% भी खर्च नहीं किया गया बल्कि उसे बचाकर रख लिया गया। इससे ये लगता है कि सरकारी कदमों की अपनी सीमाएं हैं और कई बार इसके लिए समय का चुनाव बहुत अहम हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि सोमनाथन ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य हालत बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। फाइनेंशियल और बीमा सेक्टर के अलावा सिनेमाघर, मॉल और रेस्टोरेंट जैसी प्राइवेट सर्विस बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि जब लोगों के बीच स्वास्थ्य की चिंता कम होगी तब सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देकर अर्थव्यवस्था में मदद कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही कि दिल्ली में अचानक बढ़े कोरोना वायरस के मामले, सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अहम समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल आए हेल्थ बुलेटिन के हिसाब से एक दिन में महामारी के 1500 से ज्यादा केस सामने आए। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में महामारी के 1544 मामले सामने आए। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,64,000 को पार कर गया, जिसमें 11,998 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में 1,155 मरीज ठीक हुए और अब तक ये 1,47,743 मरीज कुल ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार के इन शिक्षकों को सरकार का बड़ा तोहफा मिलेगा, 7वें वेतनमान का लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने उन्हें 7वां वेतनमान देने का फैसला किया है। इसका लाभ 1 जनवरी 2006 या इसके बाद 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को मिलेगा। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को भी मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों के नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की है। 3.5 लाख शिक्षकों को पहले अप्रैल 2021 से इसका लाभ भी मिलने लगेगा। ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले 2015 में वेतन में 20%, 2017 में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा पर 17% और अब करीबन 20% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार 2015 से अब तक शिक्षकों के वेतन में करीबन 57% की वृद्धि कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रेलवे के इन 5 बड़े स्टेशनों को बनाएगा हाईटेक। ट्रेन पकड़ने से लेकर शॉपिंग तक होगा अनुभव। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे बिहार के 5 स्टेशनों को और बेहतर बनाने जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों को जल्द ही PPP मॉडल के तहत हवाई अड्डों की तर्ज पर फिर से विकसित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल की वैधानिक इकाई रेल भूमि विकास प्राधिकरण राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, गया, सिंगरौली और बेगूसराय रेलवे स्टेशन को फिर से विकसित करेगी। इन 5 रेलवे स्टेशनों के फिर से विकसित करने का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा। आपको बता दें कि RLDA के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश के मुताबिक इन स्टेशनों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिसमें कि प्लेटफॉर्म, शॉपिंग एरिया, इंटरनेट, कैफेटेरिया, मेडिकल इमरजेंसी बूथ और अन्य लिंक के साथ ही फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट, पार्किंग जोन जैसी सुविधाएं दी जाएगी। स्टेशनों को हवाई अड्डों के पैटर्न पर विकसित किया जाएगा, जिसमें कि यात्रियों को आराम की सुविधा के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। प्रस्तावित विकास न केवल बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देगा बल्कि क्षेत्र में अचल संपत्ति की कीमत को भी बढ़ाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि क्या केंद्र सरकार महामारी के हर मरीज को दे रही है 1.5 लाख रुपए। जानते हैं सच्चाई। दोस्तों आपको बता दें कि देश इस समय गंभीर महामारी संकट से गुजर रहा है। देश में हर रोज 60 से 70 हजार महामारी संक्रमित सामने आ रहे हैं। देश के अस्पताल मरीजों से पटे हुए हैं। सरकारी अस्पताल जहां मरीजों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं, वहां अर्थव्यवस्था का आलम चरम पर है। वहीं निजी अस्पताल इस मौके को भुनाने में लगे हुए हैं और मरीजों से भारी भरकम फीस वसूल कर रहे हैं।
इस खर्च को वहन कर पाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप जैसी जगहों पर एक संदेश प्रसारित किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर प्रसारित एक संदेश में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार महामारी के रोगियों को हर नगर पालिका को 1.5 लाख रुपए प्रदान कर रही है। व्हाट्सएप के जरिए प्रसारित किए जा रहे इस संदेश को लेकर काफी लोगों के बीच में इसकी चर्चा हो रही है और ये मैसेज तेजी से प्रसारित भी किया जा रहा है। इसके साथ बहुत से लोग नगर पालिका के अस्पतालों में इस योजना की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB ने इस खबर की जांच की और आपको बता दें कि जब इस खबर की जांच की गई तो पता चला कि ये खबर सरासर झूठ है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों यहाँ पर हमारा आपसे भी अनुरोध है कि ऐसी कोई सूचना आपको मिलती है तो आप उसको तब तक शेयर न करें जब तक कि आप उसकी सच्चाई न जान ले। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर अभी बुझी नहीं है बदलाव की चिंगारी। चिट्ठी लिखने वाले कई नेताओं ने अपनी बात पर अड़े होने की बात दोहराई। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर बदलाव को लेकर भड़की आशंका को पार्टी ने कुछ भावनात्मक रूप से तो कुछ बल प्रयोग से दबा दिया, लेकिन चिंगारी अभी भी बरकरार है। सिर्फ अनुकूल हवा की दरकार है और ये विद्रोह की स्थिति तक भभक सकती है। चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की नाजुक स्थिति पर सवाल उठाए जाने के कुछ नेताओं के फैसले पर जारी हमले के जवाब में मंगलवार को फिर से वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया कि उन्होंने जो मांग की है वे पार्टी के हित में है। वह अभी भी उस मांग पर डटे हुए हैं। संकेत साफ है कि अब की कांग्रेस नेतागण इसे अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक जैसे कई बड़े नेताओं के नाम हैं जिन्होंने ट्वीट करके इसी रुख की झलक दिखा दी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि यूपी में बढ़ते अपराध पर बोले अखिलेश, अपराधी नहीं बीजेपी सरकार ही गायब हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधी नहीं बीजेपी सरकार ही कहीं गायब हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं मिल रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को अपराधों की शरण स्थली बना दिया है। समाजवादी सरकार ने राज्य को विकास और शांति व्यवस्था के मामलों में जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, बीजेपी ने उसको रसातल की ओर धक्का दे दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान, सीरिया और यमन जैसे देशों की श्रेणी में डाला। नागरिकों को दी नहीं जाने की सलाह। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ दोस्ती के दावे करने वाले अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इसकी वजह भारत में महामारी संकट और अपराध को बताया है। यही नहीं, अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है जिसे सबसे खराब माना जाता है। इसी श्रेणी में भारत के अलावा सीरिया, पाकिस्तान, ईरान और इराक को शामिल किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि उधर इंडियन टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी संघ ने यानी कि फेथ ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वे अमेरिका सरकार से ट्रैवल एडवाइजरी को बदलने के लिए दबाव डाले। फेथ ने कहा है कि इस समय पर्यटन उद्योग महामारी की वजह से गंभीर संकट से गुजर रहा है और जल्द ही भारत में ये उद्योग फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में अमेरिका द्वारा जारी ट्रैवल एडवाइजरी से पर्यटन उद्योग को खासा नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि इन राज्यों में जारी रहेगी हल्की से भारी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि देश में पिछले काफी समय से बारिश का दौर जारी है। अमूमन देखा ये गया है कि अगस्त के महीने में ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार बारिश के महीने से ज्यादा बारिश अगस्त में देखी गई। फिलहाल बारिशों का दौर कब तक चलेगा इसकी कोई जानकारी मौसम विभाग द्वारा तय नहीं की गई है, लेकिन आज भी कई जगहों पर हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मौसम की ताजा जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान के अनेक स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन की भी संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के मौसम विभाग के अनुसार आज उड़ीसा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी भारी बारिश का अनुमान बताया गया है। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार के कई इलाकों में आज आंधी तूफान का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।